वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब, अभी तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक कुछ ही देर में इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू पेश कर दिया जाएगा। और इससे कुछ देर पहले हमने देखा कि अदालत की जानिब से एक ऑर्डर आया है और जो फौजदारी कार्रवाई है उस पर बहरहाल स्टे ऑर्डर अभी तक आ चुका है। आज इमरान खान साहब को क्या बेल मिलती है, उन्हें रिलीज़ किया जाता है या नहीं किया जाता। और इस सब के साथ साथ गुज़श्ता रोज़ इसी मामले को लेकर जो ख्वाजा तारिक रहीम साहब की और इसके साथ साथ जो जंग और जियो ग्रुप के बीट रिपोर्टर, कोर्ट की बीट करते हैं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी भी एक ऑडियो लीक मंजर आम पर आई जिसमें वाज़ेह तौर पर ये हमें इशारा मिला कि जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी प्लान्ड हैं। उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आज इमरान खान साहब को रिलीज़ कर दिया जाता है तो नैब का जो 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है उसकी क्या हैसियत रह जाती है। तमाम तर मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट काशिफ सुलेमान साहब हमारे साथ इस वक्त शो का हिस्सा हैं। और इसके साथ साथ टेलीफोन लाइन पर हमें लीगल ओपिनियन के लिए बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। काशिफ सुलेमान साहब, सबसे पहले तो कल जो अदालत में होता रहा और जिस तरह से अनप्रेसिडेंटेड भी कुछ चीज़ें हुई कि जजेस गेट से एंट्री होना, मुल्जिम की एंट्री आप करवाएं और उसके बाद आपने जिस तरह से प्रोटोकॉल दिया, फैसिलिटेट किया, आपने कहा कि रिहाई है लेकिन उसके बाद आपने घर जाने की इजाज़त ना दी, लेकिन आप उस 3 कमरों के गेस्ट रूम में आप मेल मुलाकातें भी कर सकते थे, अपने अहलो अयाल से भी मिल सकते थे। तो ये रिलीफ हमने माजी में इस तरह का, इस लेवल का रिलीफ हमने सियासतदानों को नहीं मिलता देखा। फिर इसी सारे तनाजुर में अगर हम देखें तो जो अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब की ऑडियो लीक आई, इसके साथ साथ जो ख्वाजा तारिक रहीम साहब की ऑडियो लीक आई, आपस में जो गुफ्तगू कर रहे थे, तो आपको क्या लग रहा है जो उनकी एक प्रेडिक्शन थी या जो गुफ्तगू हो रही थी कि आज रिलीज़ कर दिया जाएगा और ये तमाम तर मामलात, आप इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे और उनकी प्रेडिक्शन फिर आपको लगता है वैलिड हो जाएगी? देखें जी, पाकिस्तान के अंदर जो पहले सियासत थी वो थी वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट, और अब की जो सियासत चली है वो अब हो गई है कि आप अदलिया के साथ हैं या नहीं हैं। तो लोग पहले ताकत के लिए जो देखते थे या इक़्तिदार में आने के लिए देखते थे वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ थे, वहाँ से रिलीफ होते थे, मिलते ही थे। अब जो रिलीफ के लिए लोग देख रहे हैं वो अदालतों में देख रहे हैं। तो अब जो कल का फ़ैसला आया है वो काफ़ी लोगों के लिए हैरानकुन इस हवाले से है कि अगर तो ये फ़ैसला देना भी था तो वो फ़ैसला दे देते, लेकिन जिस अंदाज से गुफ्तगू की गई इस पे सियासी हलकों के अंदर जो है वो बड़े तफ़ज़ात पाए जाते हैं कि आपके सामने कोई पेश हो और आप उसको कहें कि मुझे देख के बड़ी खुशी हुई है, और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ जो है उसने चंद दिन पहले ही जो है चीफ़ जस्टिस के हक़ के अंदर जो है वो रैली निकाली हो, फिर आप कहें कि जी आप जाएं और 10 बंदे ले जाएं और उनके साथ गपशप लगाएं, रात हमारी कस्टडी में है। तो सुप्रीम कोर्ट के मेहमान नहीं होते, या तो आप उसको रिहा कर देते हैं या फिर आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मेहमान नहीं होते। मेरे तो अपने इल्म में आज तक ऐसा कोई केस नहीं कोई सुप्रीम कोर्ट का मेहमान रहा हो। तो अब ये अब मेहमान बनाया, और इसके हवाले से जो मैंने अपने कानूनी दोस्तों से बात की तो कुछ की राय ये भी है, क्योंकि जो केस हाई कोर्ट की जानिब से हुआ था तो उसको रोका गया है कि वहाँ से ही केस 2 या 3 दिन पहले जो दिया गया था, गिरफ्तारी हुई थी, उसको इन्होंने गैर कानूनी करार दे दिया। अब इसको वहाँ से ही शुरू करेंगे जहाँ से गैर कानूनी करार दिया गया था। अब ये वहाँ ऐसी हमें माजी में कोई एग्जाम्पल नहीं मिली और इसी पर ही सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रेज हो रहे हैं। बट बहरहाल जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हामी लोग हैं, हमारे बहन भाई हैं, लेकिन वो हर चीज़ को जिस तरह से जस्टिफाई करते हैं ना, वो समझ से बाहर है। बहरहाल लॉजिकल जो चीज़ें हैं वो और होती हैं, जो आपने माजी में पाकिस्तान का जो लॉ कहता है वो तमाम चीज़ें और होती हैं। अभी हमारे साथ लीगल ओपिनियन के लिए बैरिस्टर वकास अब्रेज़ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। वकास, थैंक यू सो मच। वकास, सबसे पहले जो आला अदलिया की जानिब से रिहाई का कहा गया लेकिन उसके बाद रिहा भी नहीं किया गया, अदालती निगरानी में उनको गेस्ट हाउस में रखा गया और फिर उसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाना है, और फिर इसी दौरान एक ऑडियो लीक भी आ गई जिसमें हमें वाज़ेह इशारा मिल रहा है कि शायद आज उनकी जो बेल है वो हो जाएगी। तमाम तर मामलात पर आपका लीगली क्या मामलात हैं, और ऑब्वियसली आपका कमेंट वो भी जानना चाहूँगी। प्लस इस सिचुएशन के साथ साथ अगर आज इमरान खान साहब को रिलीज़ कर दिया जाता है तो जो नैब का रिमांड है उसकी क्या हैसियत बाकी रह जाएगी?
अच्छा जी, 2 चीज़ें हैं। एक तो आपने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी की बात की। आई ऑलवेज़ से दैट लॉ मीन्स द अपडेटेड लॉ, अपग्रेडेड लॉ एंड द लेटेस्ट लॉ। हमारे कानून के जो सोर्सेज़ हैं, इसके जो महज़ है, उसमें प्रेसिडेंट इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ लॉ, जो कि वक़्त के तकाज़ों के मुताबिक जो जजेस फैसले देते हैं इन अकॉर्डेंस विद द बुक ऑफ लॉ, वो भी हमारे कानून का हिस्सा बनते हैं, कानून का सोर्स बनते हैं। कल का जो फैसला था, वो इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में क्यों रखा? क्योंकि आइन के अंदर जितने भी फंडामेंटल राइट हैं आर्टिकल 9 से लेकर 28 तक, जो सबसे पहला फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 9, वो राइट टू लाइफ की बात करता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट की कस्टोडियन है, उसको सेफ गार्ड करने का जो प्राइमरी लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा एक्शन नहीं ले सकती जिससे पाकिस्तान के किसी भी शहरी का आर्टिकल 9 जो राइट टू लाइफ है वो इनफ्रिंज हो, वो एट रिस्क हो, एट जॉपर्डी हो, एट हैजर्ड हो। तो मैं ये समझता हूँ, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब को एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे दी जाती है कि आप जहाँ पे मर्जी चले जाएं, तो उनकी लाइफ शायद एट रिस्क हो। और जो हंगामे मुल्क में हो रहे हैं या जो भी इस वक्त चीज़ें चल रही हैं, अगर उनकी जान को कोई खतरा लाक होता है या खुदा ना आता है उनके साथ कोई इस तरह का हादसा आता है, तो सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जाएगी। शायद ये भी लोग मुलव्वस थे, इन्होंने जमानत दी और हाँ साहब के साथ ये हादसा पेश है। दूसरी चीज़ जो आपने पूछी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर आज उनके केस का फैसला कर दिया जाता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो आज 2-3 चीज़ें डिटरमिन करनी है, उसमें अल कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से भी इनकी तरफ से जमानत फाइल की जाएगी। अगर तो जमानत दे दी जाती है, वो एक्सेप्ट कर ली जाती है, तो अल्टीमेटली वो इमरान खान साहब जो है वो फ्री होंगे, वो जहाँ पे मर्जी जा सकते हैं। और अगर इनकी जमानत जो है वो रिजेक्ट कर दी जाती है, डिसमिस कर दी जाती है, देन ही कैन बी अरेस्टेड फ्रॉम द कोर्ट। अच्छा, ये भी 2 चीज़ें थी कि जब उनकी जमानत रिजेक्ट कर दी जाएगी, डिसमिस कर दी जाएगी, तो क्या फिर भी वो कोर्ट के हाथे से गिरफ्तार नहीं की जा सकते? वो कमरा अदालत से भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। जब एक बिल्कुल। शख्स अपने आप को सरेंडर करने के लिए आता है, कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आता तब तक आप उसे कोर्ट के हाथे से, रजिस्ट्री से या कोर्ट रूम से गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन एज सुन एज पॉसिबल कोर्ट उसका फैसला दे देती है। अगर वो डिसमिसल है बेल का, अगर बेल की रिजेक्शन है, तो देयर एंड देन कोर्ट कैन डायरेक्ट एनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जिनको उनकी कस्टडी चाहिए फॉर द इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन, वो हाँ साहब को गिरफ्तार कर सकती है। और इसमें एक और बड़ी पैविटल पार्टिनेंट चीज ये जो कि 12 इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बनी है हमारे मीडिया चैनल्स के ऊपर, वो ये है कि क्या इसके अलावा भी मुकदमात है कि हाँ साहब जो है इधर से निकले, इन मुकदमात में बेल लेकर इनको गिरफ्तार किया जाए? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त जो एक दफ़ा 144 का निफाज है और उसके बाद 16 एमपीओ 3 एमपीओ की जो दफात है उनको भी एक्टिवेट कर दिया गया है। लिहाजा ये जो जितनी भी तकरीरें की गई इनके रहनुमाओं की तरफ से, हाँ साहब की जो स्टेटमेंट थी बिफोर अपेयरिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसमें उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उससे पहले की उनकी जो स्टेटमेंट थी उसके तनाजुर में भी कहीं ना कहीं 16 एमपीओ 3 एमपीओ और दीगर जो हमारे सेडेशन से रिलेटेड लॉ है उनके तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। लिहाजा अच्छा वकास, मैं यहाँ पर आपसे एक और चीज़ भी पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी कानूनी है और कोई उन्होंने तौहीन अदालत की बात नहीं की, आला अदलिया का ये कहना कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत हुई है, सो आला अदलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में ये ऐसे बात कर सकती है, जबकि जो मुअज़्ज़ज़ जज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपने जज हैं उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस की जो ऑर्डर था उस ऑर्डर के अंदर ये तो कहा गया था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई है। दूसरी ये भी कहा गया था कि तोड़फोड़ हुई है और इस तोड़फोड़ के नतीजे में ये भी कहा गया था कि क्रिमिनल जो मुकदमा को रजिस्टर किया जाएगा उन तमाम लोगों को जो कसूरवार थे, और अदालत की ताज़ीम, उसकी तकरीम, उसके तकद्दुस की धज्जियाँ उड़ाई गई। रजिस्ट्री से एक शख्स को उठा लिया गया जो कि इज सपोज टू बी द गेस्ट ऑफ द कोर्ट, जो कि अदालत का एक मेहमान तस्वुर किया जा रहा, जो अपने आप को अदालत के कॉन्फिडेंस के ऊपर बेस्टो करता है कि मैं अपनी कस्टडी आपके सुपुर्द करता हूँ, आप फैसला करें मेरे केस का। तो मैं ये समझता हूँ जो कल का ऑर्डर था दैट वाज हाईली एंटिसिपेटेड एक्सेप्टेड फ्रॉम द साइड ऑफ द लीगल कम्युनिटी इन पाकिस्तान, चूँकि लीगली लॉफुली जो हमारी कस्टमरी और कन्वेंशनली प्रैक्टिस है उसके मुताबिक तो कोर्ट के हाथे से या कोर्ट की रजिस्ट्री से कभी भी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, क्योंकि ये वही रास्ते हैं, ये वही चीज़ें हैं जो कोर्ट रूम से रिंग करती हैं। अगर यहाँ पे भी आप पत्थर बिछाएंगे या कांटे बिछाएंगे या गिरफ्तारियाँ करेंगे तो कोई भी शख्स जो है वो कोर्ट रूम तक दस्तरस या रसाई हासिल नहीं कर सकता, और लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो अल्टीमेट शेल्टर होगा। ये सब लोगों के लिए है, ये ना सिर्फ पीटीआई के लिए है, ना सिर्फ काफ लीग के लिए है या पीपल्स पार्टी के लिए, नून लीग के लिए। तमाम वो लोग जो अदालत से किसी भी काज को या केस को इंटरटेन करवाना चाहते हैं
उनका एक ट्रस्ट वो करने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए सारी की सारी कस्टमरी कन्वेंशनली प्रैक्टिस जो है वो हमारे कानून के अंदर रखी गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था दैट वाज हाईली एंटिसिपेटेड कि इसी तरह का ऑर्डर दिया जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी फिल फोर और पार्टी को शायद तसल्ली और तशब्बी से सुनने के अलावा इतनी जल्दी ऑर्डर दे दिया जाएगा ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि मेरा भी ख्याल था कि 3-4 घंटे ये सुनवाई जारी रहेगी, हां साहब का भी मौकफ लिया जाएगा, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी बुलाया जाएगा, लेकिन नॉट इवन द टिप ऑफ आइसबर्ग ये चीजें देखी गई। और ऑन द स्ट्रोक ऑफ पेन जो है विद इन 2-3 मिनट्स उनको जब सुनने के फौरी बाद उन्होंने ऑर्डर रिलीज कर दिया। क्योंकि हम ये देखते हैं कि फैसला महफूज कर दिया जाता है, 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद लोग इंतजार करते रहते हैं कि महफूज फैसला कब सुना जाएगा, लेकिन ये बड़ा एक स्पीडी फास्ट जस्टिस था जो शायद खान साहब के केसेस में नजर आया, और शायद पाकिस्तान के दूसरे शहरियों के लिए इस तरह का कोई जस्टिस जो है यही इसी बात पर सवालात जो हैं वो लोगों की जानिब से उठाए जा रहे हैं कि इस तरह की हमें माजी में कोई मिसाल नहीं मिली। इसी तरह का जो मामला है वो किसी आम मुल्ज़िम के साथ कभी हो डेफिनेटली नहीं होगा ना, या तो फिर आप उनको भी वो तमाम भी जो किसी हद तक भी मैं समझता हूँ कि जजेस का ये इंप्रेशन, किसी को ये कहना कि हम आपको देख के बहुत खुश है, यस एग्जैक्टली इम्पैक्ट और इम्प्रेशन जो है वो डिस्पेल करने की जरूरत है। अदरवाइज जो एक आम शहरी है वो इस अदालत को प्रेजुडिस कहेगा, बायस कहेगा, पार्शियल कहेगा, और जजेस का ये कॉन्डक्ट जो है बाय द बुक ऑफ लॉ किसी तरीके से अप्रिशिएट या एडमायर नहीं किया जाता। अप्रिशिएट भी नहीं है और एक्सेप्टेबल भी नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। वकास साथ ही रहिएगा। काशिफ साहब, मैं आपसे भी ये जानना चाहती हूँ कि अगर आज इमरान खान साहब को जिस तरह से एक्सपेक्टेड, तो यही ऑडियो लीक भी आ गई ना कि आज रिलीज़ कर दिया जाएगा, बेल उनको मिल जाएगी, सो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आप क्या मामलात देख रहे हैं? इमरान खान साहब के अपने लिए आप क्या मामलात देख रहे हैं? देखें जी, 2 चीज़ें हैं। एक तो जो ख्वाजा तारिक रहीम की जो ऑडियो आई उसके अंदर तो वाज़े हो गया कि केस जो है वहाँ जाएगा और वो बेल के लिए कह देंगे। इसके अंदर यही चीज़ है क्योंकि जो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो तो इसको कानूनी करार दे चुके हैं, कानूनी करार दे ठीक चुके है। हैं। अभी किसी और जज के पास जाएगा, वो कियानी साहब, मोहसिन कियानी साहब के पास। उसकी वजह ये है कि जब आपने एक फैसला दे दिया, वो उस फैसले पे खुद कैसे बैठ के आप कह सकते हैं कि जो मैंने दिया था वो गलत था। ठीक है, इसका मतलब है मैंने एक बात की, मैंने वो देखा और समझा और उसको ठीक समझा तो उसको कानूनी करार दिया। अब दोबारा तो मैं उसको नहीं कहूँगा, तो वो फिर कोई और सुनेगा। तो अब तो जो फैसला आएगा वो तो ठीक है, लेकिन जो बात आपने पूछी कि अब क्या हो सकता है, तरीके इंसाफ आगे क्या देख रही है और क्या होगा उसका, एक तो तरीके इंसाफ के अब अंदर ये है, खान साहब का तो आज फैसला हो जाएगा, तो अब जितने लोग इस तोड़ फोड़ के अंदर गिरफ्तार हुए हैं, उनको पकड़ा गया या CCTV फुटेजेस के ज़रिए अब लिया जा रहा है, स्पेशल ब्रांच ले रही है, CTD ले रही है, वो पकड़ेंगे इनको और ये लोग गिरफ्तार होंगे, इन पे मुकदमे चलेंगे। अब PDM ने भी जो है अपना इजलास बुलाया, उसके अंदर क्या होगा, जिन ज़राए से मेरी बात हुई, अब ये भी हो सकता है कि वो कहें जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके लिए मिलिट्री कोर्ट या खुसूसी अदालतें बनाई जाएँ और इनको वहाँ से सज़ा दी जाए। रात को मौलाना फजलुर रहमान जो PDM के सदर हैं, उनका भी ये कहना था कि इन पर दहशत गर्दी के नहीं, बगावत के मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए कि इन्होंने सरकारी अमलाक और जो हसासदारों के जो हैं वो जाके, जिस तरह आप GHQ के ऊपर हमला करते हैं या कोर कमांडर के घरों को जाके नजर आतिश करते हैं, तो वो कह रहे हैं इनके ऊपर बगावत का होना चाहिए। अब जो सियासी इंतशार है और जो टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह मरियम नवाज ने कल कहा कि जो चीफ जस्टिस हैं वो फिर PTI ज्वाइन कर लें, या जिस तरह मरियम औरंगजेब ने कहा कि जजेस के घरों को भी आग लग सकती है और ये आग फिर हर तरफ जा सकती है, ये इस तलखी की तरफ बात चली गई है कि अब ये मामला ठंडा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जितना एहतराम, ये बात हमें सिर्फ PTI की नहीं करनी चाहिए, दीगर सियासी जमातों का भी यही है। जिसको रिलीफ मिला है वो खुश हो गया है। इस तरह तो मियाँ साहब भी बाहर गए हैं, वो भी रिलीफ ही लेके गए थे, उन्हें भी वापस आना चाहिए। अगर वो अपनी हुकूमत में वापस नहीं आ सकते तो उन्होंने फिर कब वापस आना है? उस वो तरह कहते तो हैं कि मैं इन जजेस के बैठे हुए नहीं आ सकता। तो फिर देखे ना कोर्ट का, यानी पिक एंड चूज की बात है ना। मुझे ये वाला जज पसंद है तो ठीक है। खान साहब भी 3 साल एक पेज पे थे जब वो अदलिया को भी ना थोड़ा सा बैलेंस, जिस तरह से वकास भी अपनी गुफ्तगू में कह रहे थे कि जजेस का ये काम नहीं कि आप ऐसा इंप्रेशन दें कि वो एक बाइस वाला तासुर जो है वो आ रहा हो। बात तो मैंने पहले की थी कि वो आए थे, आपने जो फैसला देना था दे दें, लेकिन जो आपका पोस्टर या वो आपका जाता है बाहर के लोग ये समझते हैं कि अब उससे ये तासुर जा रहा है कि हमारे सिस्टम में बहुत ज्यादा खराबी है, हमारे सियासतदानों में मुश्तरका तौर पर बहुत ज्यादा खराबी है। आप जो तासुर दे रहे हैं उससे तो यही तासुर गया है ना कि लाडले का तासुर चला गया।
चाहे अच्छा, वो इंसाफ पे ही बात हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा, वकास, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से तोशा खाना जो केस है वो एक है तो बहरहाल संगीन नौयत का केस, और उस पर फर्द जुर्म जो है वो आयद हो चुकी है, कितना स्पीडी अब ये मामला जो है वो आगे बढ़ सकता है, और आपको क्या लगता है इसका जो मंतकी अंजाम है केस का वो कब हो सकता है, क्योंकि फर्द जुर्म आयद होने के बाद फिर मामला जो है वो तेज़ी से चलते हैं? देखिए, बिफोर आंसरिंग टू योर क्वेश्चन एक बात जरूर कहूंगा, जिस तरह आपने कहा कि इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए, हमारे लॉ के अंदर एक मैक्सिम बोला जाता है, जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट नॉट बाय देयर वोकल कॉर्ड्स। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का तासुर आप अगर जुबानी कलामी को गुफ्तगू करके देते हैं तो अल्टीमेटली ये पूरी कौम के लिए एक मैसेज होता है कि शायद जजेस कहीं ना कहीं चीज़ों में पार्शल हैं, प्रेजुडिस हैं या फेवर देना। दूसरी जो बात आपने तोशाहाना केस के हवाले से की, आई मस्ट से वन थिंग इन दिस रिगार्ड कि तोशाहाना केस जो है, मेरे ख्याल में जो मेरी लीगल अंडरस्टैंडिंग है, सबसे ज्यादा जिस केस के अंदर खान साहब को डिस्क्वालिफिकेशन की एप्रीहेंशन है, ये जॉपर्डी है, वो तोशाहाना केस है। चूंकि एडमिटेड फैक्ट्स हैं इनकी तरफ से, जो जो चीज़ें की गई थी, जो घड़ियाँ बेची गई थी और जो इनके आमदन के अंदर वो एंटर हुई थी, वो सारी की सारी इन्होंने डिपिक्ट करनी थी एज अ मेंबर ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट। जो 2017 का कानून इनके ऊपर एक लाइबिलिटी इम्पोज करता था, वो इन्होंने जो है वो सारी अपनी गोशवारों में जाहिर नहीं की और फिर बाद में एडमिट किया कि मुझसे ये गलती हुई है, मुझसे ये इग्नोरेंस हुई है। इसमें लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है इग्नोरेंटिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेस, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मीनिंग देर बाय कि आपका ये एक्सक्यूज जो एक्सेप्टेबल नहीं है कि मेरे पार्ट पे इग्नोरेंस थी या मेरी लीगल टीम वो जो 700 के अंदर घड़ियों से कीमत हासिल हुई थी वो एंटर ना कर सकी, वो दाखिल ना कर सकी और मैंने ये छुपाए और लेटर ऑन किए। तो जो इग्नोरेंस के ऊपर या ये सारे मामला को कंसील करने के हवाले से इनके ऊपर बिल्कुल डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। माजी में भी हमने देखा मियां नवाज शरीफ साहब पे जो भी सैलरी के मामला थे, तनाव के मामला थे और जो भी उन्होंने एसेट्स के अंदर अपनी चीजें डिपिक्ट नहीं की थी, तो अल्टीमेटली हैज टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस, ही हैड फेस म्यूजिक। और यही सारी चीजें मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल तरीन जो केस है जिसका खान साहब को इस वक्त सामना है वो तोशाहाना केस है, और इसी वजह से वो डिले करते रहे, इसी वजह से उन्होंने कोशिश की कि फर्द जुर्म कहीं ऐड ना, और फर्द जुर्म जब ऐड हो जाए और अगर ये खुद ना भी आएंगे तो अल्टीमेटली ये केस चलता रहेगा। और मेरी लीगल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि जो हालात इस वक्त बन चुके हैं, हम नॉन स्टेट एक्टर्स की बारह बात करते हैं और ये अदालतों की भी प्रेजुडिस होने की बातें करते हैं, इन तमाम मामलों को सामने रखें तो कहीं ना कहीं हाँ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन इस केस में मैं समझता हूँ कि हो सकती है। अच्छा वकास, बिल्कुल ठीक, आपने बता दिया लीगली क्या मामला हो सकते हैं। एक और चीज़ ये भी बताइएगा कि आज अगर इमरान खान साहब को अदालत की तरफ से रिलीफ मिल जाता है, उनको रिलीज़ कर दिया जाता है, उसके बाद जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसमें क्या चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं आने वाले वक्त में? अगर अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जो है वो उसमें भी बेल अप्लाई कर रहे हैं, उसमें अगर बेल मिल जाती है उसके बावजूद भी वो तमाम सवालनामे जो हाँ साहब को दिए जाएंगे, 60 अरब रुपया, वो जमीन और वो जो एक जो प्राइवेट शख्स है जो मुलविस है बीच में जिसका नाम लिया जा रहा है, ये सारी चीज़ों को देखा जाएगा और फिर उसके बाद एक लंबी इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन वो कॉन्डक्ट की जाएगी। और ये सारी चीज़ें करने का पर्पज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है, टू कनेक्ट द एक्यूज पर्सन विद द कमीशन ऑफ क्राइम। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ों का जवाब तो अब देना पड़ेगा। माजी में जितने भी सियासी जमात थे, लीडरान थे, नून लीग की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, सबने जवाब दिए। कोई 2 साल के लिए जेल में गया, कोई 18 महीनों के लिए गया, कोई 131 दिन के लिए, 126 दिन के लिए, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब रह के। तो मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त आ चुका है कि अब जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी थी या नैब थी, उन्होंने कफ़े उठा ली हैं और वो कफ़े जो इस वक्त उठाई गई हैं वो इमरान खान साहब के अगेंस्ट उठाई गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी उनको तमाम सवालात के जवाब तो देने पड़ेंगे। इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन के अंदर जो भी फैक्ट्स फाइंडिंग नैब करेगी, आज के रिलीफ के बाद भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इनके खिलाफ इतने मुकदमे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच वकास अब्रेज खान हमारे साथ मौजूद थे। काशिफ सलमान साहब, मैं आपसे एक और चीज़ यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया गया और अच्छी खासी जो मुल्क में कियोस था वो भी पैदा हुआ, उसके बाद जो मरकज़ी लीडरशिप थी उसको भी पैदर पे उनकी गिरफ्तारियों का भी सिलसिला जारी रहा। ये क्या जस्टिफाई करता है कि इमरान खान साहब कल अदालत में पेश हों और उसके बाद जब आला अदलिया की जानिब से ये बात पूछी जाए तो वो कहें कि उनको तो कोई इल्म ही नहीं था? हालांकि इम्प्रेशन और उस दौरान भी जो ऑडियो लीक्स आई तो ये था कि इट वाज ऑल प्री प्लान्ड कि अगर खान साहब की गिरफ्तारी होती है तो वो कौन कौन से मकामात हैं जिनको टारगेट किया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है खान साहब का ये बयान इस तमाम सिचुएशन को जस्टिफाई करता है और वो बरी ज़िम्मा है इन चीज़ों से?
देखें जी, कानूनी तौर पे तो वो ये कह सकते हैं कि मैं कस्टडी के अंदर था और मुझे तो हालात का बाहर का नहीं पता। मुझे तो आप गिरफ़्तार करके लेके, और जिस तरह गिरफ़्तार करके लेके गए वो सारी दुनिया ने देखा कि पकड़े गए, और उनको जिस तरह रेंजर्स लेके चली गई, तो उसके बाद तो वो ये कह सकते हैं कि बाहर जो मामलात हुए वो मेरे लम्हे नहीं। लेकिन जिस तरह की ऑडियो लीक्स आ रही हैं और इनकी टाइमिंग बड़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि किस वक्त पे ये इतनी तेज़ी के साथ और उतने ही जो है स्पेसिफिक बातें सामने आई हैं। जिस तरह अदलिया के हवाले से क्या फ़ैसला होगा, वो कह रहे हैं ये वाले जज के पास ना लगे, आज़म स्वाति को कहें कि वो बात कर ले, ये चीफ जस्टिस उनके साथ मिला हुआ, उनके अच्छा, किनके यहाँ साथ। पे एक और पॉइंट भी वैलिड है कि उन्होंने कहा कि मेरे से मेरा फोन भी छीन लिया गया। तो ये कौन सा फोन था जिससे गुफ्तगू जहां आप होती कह रहे हैं रही? कि अंदर बड़ा उन पे तशद्दुद हो रहा है, तो फिर वो किस फोन के साथ जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे? देखें जी, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो ठीक होने वाली हैं। ये अब की बात लेंगे, मैंने कहा दीगर जमातें भी ऐसे। पीछे हमने देखा कि जब गिरफ्तारी हुई मोहम्मद खान भट्टी की, तो हमने देखा कि चौधरी परवेज अलाई साहब की जो है ऑडियो वो लीक आ गई। शहबाज शरीफ की जस्टिस क्यूम साहब के साथ थी। तो अब ये वाली बहस खत्म होना चाहिए कि ये चीफ हमारा है, ये वाला आएगा तो ये हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है, ये सब लोग हमारे हैं, ये अदारा हमारे हैं। कानून और आईन के मुताबिक आप मेरिट के ऊपर जो फैसले हैं वो करने चाहिए, ताकि किसी के अंदर ये भाव ना हो कि यार इसको फेवर की गई है, ये लाडला है और ये लाडला नहीं है। अब देखें ना, अदालतों की जानिब से तो कहा गया था 14 मई को इंतखाबात होंगे, तो खान साहब की गिरफ्तारी का मतलब ये तो नहीं कि मुल्क में इंतखाबात रुक जाने चाहिए। तो आया 14 मई, अब कोई इंतखाबात हो रहे हैं। पीटीआई का पहला बुनियादी यकनकाती एजेंडा तो ये था कि जी 14 मई को इंतखाबात होनी चाहिए, उसी की जो जदोजहद है, उसी के अंदर ये गिरफ्तारी है, वो कहते हैं इसी के अंदर सारी बहस है। तो जो इंतखाबात की बात की जा रही थी, तो आया 14 मई को हो रहे हैं, इसके ऊपर भी जो कोर्ट है कोई फैसला देगी, क्योंकि वो तो दे चुकी है कि 14 मई को करें। अब जो नहीं करा रहे उनके खिलाफ क्या इकदाम होंगे, वो बात क्या खान साहब की गिरफ्तारी में दब गई। तो अब जो सियासी क्लैश है ये अपनी पीक की तरफ जा रहा है। जिस तरह मैंने कहा कि अब हर बंदों ने, अगर आप कोई जजेस को धमकियां लगा देगा, वो इधर से लगा देंगे, कोई अदारों के ऊपर बात कर देगा, तो ये मुल्क कैसे चलेगा? इस सारे टेन्योर के अंदर हमने देखा कि सब बात कर रहे हैं अपनी अपनी हुकूमत की, इक़्तिदार के ऐवानों की, अपनी ताकत की, लेकिन आवाम की बात जो है वो मैंने किसी जगह करते नहीं देखा। होना तो चाहिए कि कोई बंदा उठ के अदालत जाए और इसी तरह का रिलीफ फ़ौरन जो है आवाम के लिए भी दे दिया जाए, जिसके लिए अपने जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो गया। लेकिन इसके लिए कोई नहीं जाता, कोई रिलीफ नहीं आता, तो इसके ऊपर भी रिलीफ दिया जाना चाहिए। और अब असल बात यह है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा? आगे ये होने जा रहा है जी, इसके अंदर दो पार्टियां हैं, एक पीडीएम है, एक पीटीआई है, और दोनों ने हार्ड पोजीशंस ले ली थी इंतखाबात के हवाले से। मैंने तब भी अपना कॉलम तज़िया लिखा, उसके अंदर मैंने लिखा कि ये तसादम ही होगा, क्योंकि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। जब दो पार्टियां आमने सामने, असल में पहले उनका वक्त था सजाएं काटने का, अदालतों के चक्कर लगाने का, तो इमरान खान साहब और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे वो एंजॉय कर रहे थे। अभी सेम सिचुएशन इमरान खान साहब की और उनके एंजॉय का वक्त है। तब ये कहते थे सबके सियासतदान मुत्तहिद हो जाएं और इदारों की मुदाखलत यहाँ पे ही रोक दी जाए, क्योंकि कल को ये वक्त इमरान खान साहब पर भी आएगा। लेकिन जो उनके फॉलोअर्स थे उनको लगता था नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आप मुशाहिद खान की तकरीर याद कर लें, बेचारे अल्लाह ताला गरीक रहमत के, उन्होंने कहा था कि ये रोएंगे उनको कंधा नहीं मिलेगा। उन्होंने ये पार्लियामेंट में तकरीर की थी कि ये जो आज कुछ कर रहे हैं ये काटना पड़ेगा, और हम ये चीजों से सीख चुके हैं। हो रहा है और इसमें कोई बात नहीं कि कल को ये दोबारा जो पीडीएम में इस वक्त जमातें जो हैं इंक्लूडेड हैं, उनके साथ भी दोबारा ये हो सकता है, क्योंकि नजर आता है साइकिल। अच्छा देखिए जी, खान साहब से लोग इसलिए भी खाइफ हैं, अदारे खाइफ हैं कि खान साहब जब तकरीर करते हैं वो कहते हैं मैं आऊंगा तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, वो जब आते हैं ना तो फिर करते कुरते भी कुछ नहीं है, यानी आपके वक्त में ही आप फिर वो जो मुल्क की लूटी हुई रकम थे वापस लेके आते, जो आई वो आपने एडजस्ट करवा दी सुप्रीम कोर्ट में। इक़्तिदार के वानों में ये सब इकट्ठे होते हैं, ये बार लड़ाई नजर आती है। ये मुल्क पे जो कर्जा चढ़ा ये आपके मेरी वजह से चढ़ा, हमने तो कोई पैसा नहीं लिया। इतने दावे करें और इतने नारे लगाएं, लेकिन आप कर कुछ मैं तो कहता हूँ सब जितने भी हैं, वो जितनी पार्टियां और जितने सरबराहान हैं और जितने खरबपति लोग हैं, सबसे पैसे वसूल किए जाने चाहिए कि मुल्क जो है। लेकिन करेगा कौन? यहाँ पे तो सबकी मंथलीज लगी सुप्रीम कोर्ट ही ऑर्डर कर दे। अगर आपका घर जल रहा होगा तो बाप मैं हूँ, मेरी बेटियां, मैंने ही जाके करना है, मैं कहीं से करके लाऊंगा, करके दूंगा, कोई चीज बेच के कर दूंगा। तो अगर आपका मुल्क डूब रहा है, ये लोगों से पैसे मांगने बाहर जाते हैं, यहां से लूट के बने हुए हैं।
तो थोड़े पैसे वापस कर दें, मुल्क अपना ही है, फिर लूट लीजिएगा। बिल्कुल ठीक हो इंतजार गया। में भी थैंक यू आपने सो मच काशिफ सलमान साहब हमारे साथ आज शो का हिस्सा थे। और व्यूअर्स, यही बात कि आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले होने चाहिए और जो जजेस हैं उनके किसी भी कंडक्ट से ये तासुर नहीं आ जाना चाहिए कि जो चीज़ें हैं वो बाइस्ड हैं। और इसी चीज़ पर जो आवाम है वो डिस्कशन भी अभी कर रहे हैं। बहरहाल अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। स्टे विद अस। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहेंगे। अभी हमें शो में जिन मेहमान शख्सियत ने ज्वाइन किया है, ही इज़ अ ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर और इसके साथ साथ इमिग्रेशन लॉयर हैं। आज हमारे साथ मुबीन रशीद साहब शो का हिस्सा हैं। मुबीन साहब, थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सो मैं जब आपका प्रोफाइल पढ़ रही थी तो बहुत अरसा आप नवाए वक्त, जो कि पाकिस्तान का एक बड़ा मोतबर अखबार है, उसके एडिटोरियल बोर्ड के मेंबर भी रह चुके हैं। उसके अलावा आप सहाफ़त भी कर चुके हैं। राइट नाउ आप एंटरप्रेन्योर भी हैं और बरतानिया में काम कर रहे हैं। इसके अलावा इमिग्रेशन लॉयर भी हैं। ये इतनी चीज़ें, सो ये चीज़ें कैसे स्टार्ट हुई, ज़रा टर्न बाय टर्न एक्सप्लेन करते जाएं। जी, बहुत शुक्रिया आपका और तमाम नाज़रीन का जो आज खास तौर पे देख रहे हैं। हमारे सलीम साहब का बहुत शुक्रिया, बड़ा मेहनत करें लाहौर रंग को। और मैं देखता रहता हूँ बाहर भी, चूँकि मैं ज़्यादा होता हूँ, जहाँ भी कहीं ट्रैवल करते हैं, जिस तरह आपकी न्यूज़ कवरेज आ रही है और माशाल्लाह जिस तरह आप मॉर्निंग शो कर रहे हैं, तो तमाम नाज़रीन का शुक्रिया जो इस टाइम खास तौर पर देख रहे हैं। आपने मेरे हवाले से ज़्यादा पूछा चीज़ के हवाले से, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अपना करियर इसी तरह जर्नलिस्ट के तौर पर, जिस तरह तमाम लोग अपना करियर का स्टार्ट करते हैं उसी तरह किया था। मैस कम्युनिकेशन और लॉ, ये दोनों क्वालिफिकेशन मैंने इत्तेफाक से इकट्ठी हासिल कर ली थी। तो इसी का कम्बिनेशन मैं थ्रू आउट साथ लेके चलता रहा। मुझे लोग कहते थे जर्नलिज्म और लॉ का आपस में क्या ताल्लुक है, तो मैं कहता दोनों आज़ाद पेशे हैं, तो इसलिए दोनों को आपस में इंटरलिंक करके बड़ी आसानी से चलाया जा सकता है। दोनों आज़ाद पेशे हैं। वो डिपेंड करता है, पाबंदी आपने खुद लगानी है, जिन्होंने लगानी है वो आज़ाद पेशे हैं। बंदा कम से कम आज़ाद है अगर खुद समझे उस चीज़ के अंदर आज़ादी के हवाले से। बाकी आज़ादी की डेफिनेशन में बड़ी किताबें लिखी गई हैं कि आज़ादी क्या होती है, किस तरह उसको लेते हैं। इसमें पूरी अलग डिबेट कर सकते हैं। क्या है आज़ादी की? मेरी आज़ादी की है कि हर बंदे ने खुद डिफाइन करनी होती है बाउंड्रीज। और ये कहते हैं ना, बंदूक चलाने पर डिपेंड करता है वो किस तरह उसको चलाता है, तो आज़ादी लेने पर डिपेंड करता है वो किस हद तक आज़ादी ले लेता है। तो ये आपके अपनी गट्स होते हैं आपके अंदर। अच्छा, तो आप यहाँ पे जर्नलिज्म करते करते और उसके बाद फिर आप बाहर कैसे गए? और अभी आप जिस तरह से हम ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर हैं आप, सो वो किन किन चीज़ों को आप वहाँ पर देख रहे हैं अदर देन दिस, जो आप इमिग्रेशन का काम कर रहे हैं, उस हवाले से भी बताइएगा। जी जी बिल्कुल, आपने जिस तरह कहा कि मैं आपके लिए तकरीबन आज से 12 साल पहले ना, पहले मैं कुछ ट्रैवल करता रहा, बाहर आना जाना शुरू किया, कि दुनिया को एक्सप्लोर किया। 2008 से मैंने ट्रैवल करना शुरू किया और फिर 2012 में परमानेंटली बाहर चला गया एविएशन के वाकई यूके की। मैंने ऐसे में एक्सप्लोर की कि दुनिया के कौन से कंट्रीज ऐसे जहाँ बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है और आसानी से इमिग्रेशन हो सकती है। और आज मैं उसी पे हवाले से बात करने के लिए भी जो है लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह लोग जो बाहर जाना चाहते हैं। और आपको पता है मुल्क की जो पोलिटिकल सिचुएशन चल रही है, अभी आप भी जिस पर बात कर रहे थे, और 2-3 दिन से सूरत हाल और मामला भी जिस अंदाज में चल रहे हैं, तो लोग ज़्यादा डेस्परेट हुए हैं यहाँ से। और पिछले 1 साल के अंदर मैंने देखा, क्योंकि मैं तो बाहर रहता हूँ, मुझसे लोगों से मुलाकात भी थी और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ्रीक्वेंटली आता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जब भी पाकिस्तान आने का मौका मिल सके, लाहौर से चूँकि मेरा ताल्लुक है और सारे कुलीग हैं, आप जैसे पुराने जानने वाले दोस्त हैं, तो उनसे भी कोशिश होती है मुलाकात हो जाए। तो वो बहुत परेशान थे कि यार हम किस तरह बाहर जाते हैं। उसमें जो 4-5 बुनियादी कैटेगरी है वो मैं खास तौर पर चाहूँगा आपके नाज़रीन के लिए। सबसे आसान तो है विजिट वीज़ा, और विजिट आप ज़रूर करें जहाँ पे भी आप जा सकते हैं। ये भी सिर्फ आप यूके के लिए बता रहे हैं? नहीं, मैं तमाम कंट्रीज़ को मैं जनरल बता तमाम कंट्रीज़ के लिए जी। मैं आपको बताऊँ, मैं यूके में रहता हूँ एज ए ब्रिटिश, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। पिछले 12 साल से वहाँ बिज़नेस भी कर रहा हूँ, इमिग्रेशन लॉ की मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। लेकिन पिछले 1 साल में मैंने स्पेशली ट्रैवल किया लोगों की हेल्प करने के लिए। यूरोप के अंदर मैं बहुत फ्रीक्वेंटली किया, वो तो वैसे भी हमारे पास है। अगर आपने यानी कि स्पेन, हॉलैंड, जर्मनी, फ्रांस जाना हो तो वो तो बिल्कुल साथ साथ है हमारे। पुर्तगाल, ग्रीस, इन तमाम कंट्रीज़ में मैं बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते रहता हूँ। लेकिन अभी मैं अमेरिका और कनाडा के अंदर गया कि वहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, खासतौर पर कनाडा के अंदर, क्योंकि दैट इज़ मोस्ट इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तानी बट ऑल द कंट्रीज। सो कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो जो 4-5 बुनियादी कैटेगरीज है किसी भी दुनिया की कंट्री में जाने के लिए, नंबर 1 विजिट वीज़ा, कि आप वीज़ा लगवाएं और बाहर चले जाएं। लेकिन उसके लिए पहले आप कैसे कंट्री में जाएं, खासतौर पर पाकिस्तान से, जहां आसानी से वीज़ा लग सकता हो। उसमें ज़ाहिर है दुबई आपको तो आसानी से वीज़ा लग जाता है, आज़रबाईजान का वीज़ा लग जाता है, सिंगापुर, थाईलैंड का लग जाता है, और फिर टर्की का भी लगता है। पहले थोड़ा सा ईजी था, अब टर्की थोड़ा सा टफ वीज़ा है। लेकिन आपका टर्की का वीज़ा लग जाए तो इसका मतलब आप फिर यूरोप का भी अप्लाई कर सकते हैं, यूके का भी कर सकते हैं, और अमेरिका, कनाडा का भी। अमेरिका जो है अपना इंटरव्यू करता है, कनाडा बगैर इंटरव्यू के आपको वीज़ा देता है। सो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अप्लाई करें। तो नंबर 1 विजिट वीज़ा है। फिर स्टडी वीज़ा है, जो यंग लोग आपके खासतौर पर देख रहे हैं, स्टूडेंट वीज़े बड़ी आसानी
आसानी से जा सकते हैं। अगर आपका 2-3 साल का गैप है तो भी जस्टिफाइबल है, लेकिन अगर 5 साल या 10 साल का स्टडी गैप है, आपने नई क्वालिफिकेशन मुकम्मल की, कंटिन्यू रखी हुई थी और आप एकदम बाहर स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो कोई भी कंट्री पसंद नहीं करता। फिर बिजनेस इमिग्रेशन बड़ी पॉपुलर कैटेगरी है। अगर आप बिजनेस मैन हैं और आपके कुछ लोग यहाँ पे देख रहे हैं और वो जहाँ जाना चाहते हैं तो सेम जो आपका बिजनेस करें उससे मिलता जुलता बिजनेस प्लान बनाएं, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आप रेडी करें। तकरीबन $1 लाख से स्टार्ट होते हैं मुख्तलिफ पैकेज, अप टू 2-3-4 लाख डॉलर तक जाते हैं, इवन $8 लाख अमेरिका का ग्रीन कार्ड प्रोग्राम है, तो आप बिजनेस इमिग्रेशन करा सकते हैं। अच्छा, फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी जो कम लोगों को पता है, यहाँ लोगों ने रियल एस्टेट में बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तान के अंदर। प्रॉपर्टी में बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, फाइलें बाई कर ली, घर बाई कर लिया, प्लॉट ले लिए। अगर आप इसी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को बाहर कर दें तब भी आपको रेजिडेंसी मिल सकती है, ये कम लोगों को पता है, और उसकी रेंटल वैल्यू बड़ी बेहतर है। वाला क्या है, इसको दोबारा से एक्सप्लेन करें। जी, क्या प्रॉपर्टी का मैं आपको बता लूँगा तफसील उसकी इस चीज़ के हवाले से कि अगर आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आप उसको बेच के बाहर प्रॉपर्टी बाई कर लें। मसलन आप पुर्तगाल का एक बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम था, रिसेंटली ने उसको ब्लॉक कर दिया कि आप 2,80,000 की प्रॉपर्टी बाई कर लें जिसकी आपको ज़्यादा रेंटल इनकम भी आएगी, तो उसके अगेंस्ट आपको रेजिडेंसी मिल जाएगी। अब वो थोड़ी सी ज़्यादा है, ज़्यादा इनकम, पैसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी 7-8 करोड़ 10 करोड़ यहाँ मैंने देखा कई लोगों के पास 5-10 मरले का घर है, चीज़ें मौजूद हैं उनके पास जिसके अंदर वो इसको मैनेज कर लेते हैं, तो वहाँ पे एक अपनी जगह ऑप्शन मौजूद है। तो अगर आप इस तरह 2.5 लाख यूरो इन्वेस्ट कर दें ग्रीस के अंदर, यूनान के अंदर, वो प्रोग्राम आज भी मौजूद है, तो उसके अगेंस्ट आपको रेजिडेंसी मिल जाती है, तो वो भी बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है। अच्छा, अभी कुछ और रहता है इस हवाले से, नहीं रियल एस्टेट के अलावा और कोई ऑप्शन? जी, 3 ऑप्शन मैंने आपको जिस तरह जिक्र की, 2 ऑप्शन मजीद भी उसमें हाल ब्रेक के बाद दो आप चाह रहे हैं तो बात हाँ करेंगे। जी, मैं कहूँ जो बाकी के 2 ऑप्शंस हैं ना वो हम अपने व्यूअर्स के साथ ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, उनके सामने रखेंगे। अभी हम शो में ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं कि आप सब लोग किस तरह से यूके या किसी और मुल्क में जा सकते हैं और वो क्या क्या बेसिस हो सकती हैं जिसके ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मुबीन रशीद साहब मौजूद हैं जो कि ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर हैं और इसके साथ साथ इमिग्रेशन लॉयर हैं। मुबीन साहब, हम बात कर रहे थे डिफरेंट ऑप्शंस की, यानी कि रियल एस्टेट हो सकता है, स्टूडेंट वीज़ा हो सकता है, विजिट वीज़ा हो सकता है। कोई 2 के करीब ऑप्शंस अभी रह गए थे जो आपने हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने थे, वो कौन से हैं? जी, बिल्कुल, आपने बड़े बुनियादी चीज़ों के हवाले से हम बात कर रहे थे और लोगों को गाइड करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके अंदर जो एक दूसरी कैटेगरी बड़ी इंटरेस्टिंग है जिसमें मुझे पता है सबसे लोगों का इंटरेस्ट होगा, खासतौर पर इंटीरियर पंजाब के अंदर या इवन इंटीरियर सिंध के अंदर या इवन केपी के अंदर जो लोग आपका चैनल देख रहे हैं, तो उनके हवाले से है कि हम सस्ते तरीके से कैसे जा सकते हैं, और खासतौर जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं है, जो कि ज़रा हमारे बेशुमार लोग हैं जो आपको पता है सिर्फ मैट्रिक उन्होंने FA किया होता है, इवन वो भी नहीं किया होता, तो वो कैसे बाहर जा सकते हैं। गुजरात डिवीज़न, गुजरावाला डिवीज़न की अगर हम खासतौर पे बात करें तो उन लोगों की बड़ी अच्छी टाइम अपॉर्चुनिटी मौजूद है। इंटरेस्टिंग बात यह कि पेंडेमिक के बाद इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जॉब का क्राइसिस चल रहा है। सही। उस क्राइसिस को हल करने के लिए मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने अपनी पॉलिसी बनाई है कि आप लेबर को बाहर से मंगवा सकते हैं, और लेबर जो है ना वो ऐसे कंट्री से मंगवाते हैं जहाँ पे उनको एक एप्रिसिएशन मिले, प्राइस उनकी, यानी जो करेंसी डिफरेंस जो है उसको यूज़ करते हुए, मतलब पाकिस्तान में अगर एक बंदा 50,000 कमा रहा है तो वहाँ जाके वो 1.5-2 लाख कमा सके। तो यूरोप के अंदर इस टाइम हमारे पास वर्क परमिट की ऑप्शन अवेलेबल है जो कि सबसे आसान कैटेगरी है और बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ ने उसको वेलकम किया हुआ है। उसमें रोमानिया, पोलैंड, माल्टा, ग्रीस, इन कंट्रीज़ को मैं ज़ाती तौर पर मेरे इल्म में है, इवन पुर्तगाल भी फॉर दैट मैटर, कि ये लोगों को वर्क परमिट पर इनकरेज कर रहा है। अब वो कंट्री वर्क परमिट मतलब क्या प्रोसेस क्या है इसका, कि थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन करें। जी, वर्क परमिट का बड़ा आसान तरीक़ेकार होता है। उसके अंदर ये होता है कि 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। एक कंपनी आपने आइडेंटिफाई करनी है उस कंट्री के अंदर, वहाँ के किसी रिक्रूटमेंट कंपनी से आप बात कर सकते हैं, किसी वकील से बात कर सकते हैं या कंपनी से डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि मैं आपके पास काम करने के लिए आना चाहता हूँ। मसलन 3 सेक्टर जहाँ इस टाइम बहुत ज़्यादा डिमांड है यूरोप के अंदर, मैं खास बात करूँ, सेम अमेरिका कनाडा के अंदर भी, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर, यानी होटल रिजॉर्ट्स जो मुख्तलिफ दुनिया के अंदर बने होते हैं, वहाँ शेफ़ भी चाहिए, वेटर भी चाहिए, आपको पता है क्लीनर भी चाहिए, तमाम इस तरह की बेसिक ड्राइवर भी चाहिए उनको इस तरह के काम करने के लिए, तो वो एक कैटेगरी दुनिया में हर जगह। इस तरह कंस्ट्रक्शन सेक्टर, पाकिस्तान के लोग आपको प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, तमाम लोग दुबई, सऊदी अरब में जाके बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन लोगों की बड़ी बेहतरीन ऑप्शन है कि वो यूरोप के अंदर जाते हैं। तीसरा सेक्टर एग्रीकल्चर का भी इस टाइम बहुत इंकरेज कर रहे हैं। यूरोप के अंदर एग्रीकल्चर के लिए फंडिंग अवेलेबल है, यूरोपियन फंडिंग अवेलेबल है, तो वो बड़ा हार्ड काम होता है एग्रीकल्चर का, लेकिन उसके अंदर बड़ी लेटेस्ट मशीनें यूज़ होती है, तो इसलिए वहाँ पर बड़ी शेड फार्मिंग, बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से फार्मिंग होती है, फूड पिकिंग का काम होता है, उसमें हमारे पाकिस्तानी लोग बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वर्क परमिट की जिस हमने बात की, पहला असूल उसका ये है कि लोकल जगह से आपने वर्क परमिट इशू करवाना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमारे लोग बड़े सादा होते हैं, कहते हैं मेरे पास वर्क परमिट आ गया है, वो चेक नहीं करते वर्क परमिट जेन्युइन है कि नहीं है। मुझे पिछले तो किसी ने बताया पोलैंड एम्बेसी के अंदर 60 लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया, सबका रिफ्यूज़ हो गया क्योंकि उनका वर्क परमिट फेक था। अच्छा, तो बनवाए हुए थे। ऐसी पता किसी एक बंदे दरमियान में कोई एजेंट था, कोई कंसल्टेंट था, और उसको मिसगाइड किया, उसके थ्रू बेचारे, क्योंकि सादा लोग होते हैं ना, मैंने बताया एक अनपढ़ आदमी भी बाहर जा सकता है, लेकिन अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस दी जाए, उसमें उसको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई उसको आइल्स नहीं चाहिए, वो अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर अपनी यहाँ एम्बेसी में इंटरव्यू देगा और वहाँ जाके काम कर सकता है, और वहाँ जाके वो अपनी लोकल लैंग्वेज सीख लेगा। आपको पता है ना यूरोप के अंदर हर मुल्क की अपनी लैंग्वेज है। अच्छा, वी आर लेफ्ट विद अ फ्यू मिनट्स ओनली। मैं चाहूँगी हम क्विकली इन चीज़ों को थोड़ा सा सम अप करें। अच्छा, वर्क परमिट के अलावा जो एक और ऑप्शन थी वो कौन सी है? जी, मैंने जिस आपको 4 कैटेगरी बताई थी,
बिजनेस इमिग्रेशन, रियल एस्टेट, वो चौथी कैटेगरी आपस में लिंक की थी, बिजनेस इमिग्रेशन और रियल एस्टेट, तो वो आपके लिए तीसरी और चौथी कैटेगरी आप कह लें कि जिसपे हाई नेटवर्थ लोग जा सकते हैं। अच्छा, और वो एक और पासपोर्ट ले चीज़ जिस सकते हैं। तरह ये किस तरह से होता है कि बहुत से लोग जिस तरह से मुख्तलिफ कंट्रीज़ में विजिट पर जाते हैं, बट वहाँ पर जाके या तो वो गायब हो जाते हैं और यहाँ पर अपना वीज़ा आप एक्सटेंड करवा के वहाँ काम वगैरह शुरू कर सकते हैं और सेटल हो सकते हैं, ये ऑप्शन किन किन कंट्रीज़ में अवेलेबल है और क्या फिर इसका प्रोसेस क्या होता जी, है? दुनिया की जो बेस्ट कंट्री है अपॉर्चुनिटी के हवाले से और इमिग्रेशन के हवाले से वो अमेरिका और कनाडा है। अगर आप विजिट वीज़ा लगवा लें अमेरिका या कनाडा का, और बाज़ को बड़ी आसानी से वीज़ा लग जाता है, यानी आप जिसकी तवक्को करते हैं वीज़ा नहीं लगेगा उसका लग जाता है, और यानी उसका चांस हो जाता है, और जिसका होता है कि बहुत चांस है वीज़ा लगने का उसके पास का रिफ्यूज़ हो जाता है। तो अमेरिका का अपना खास मैकेनिज्म है वीज़ा लगाने का, और फीमेल को बड़ा इंकरेज करते हैं, आपके खासतौर जो नाज़रीन देख रहे हैं उनके लिए बड़ी अच्छी बात है। और जब वहाँ पर चले जाएँ तो आप बड़ी आसानी से अपना वीज़ा स्विच ओवर कर सकते हैं इन जॉब, आपको कोई जॉब ऑफर कर दे, आप दूसरी कैटेगरी में चले जाएँ, आप इलीगल ना हो, ये आपके नाज़रीन को बताना जानना बड़ा ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से रब्ता करें। मसलन B1 B2 वीज़ा लगता है अमेरिका का, आप उसको बड़ी आसानी से F1 या E2 वीज़े के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह बेशुमार दूसरी कैटेगरी भी अवेलेबल है कनाडा के अंदर। कनाडा ने अभी 2 साल अपनी एक्सटेंड किया पॉलिसी कि जो बंदा विजिट पे आएगा वो वर्क परमिट ले सकता है, LMIA ले सकता है, जो कि बड़ी आसान तरीन ऑप्शन है। तो उसके नतीजे में आप वहाँ पर परमानेंटली रह सकते हो और आपको पासपोर्ट भी मिल सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। और अभी आप एक और मैं आपसे ये भी चीज़ जानना चाह रही थी कि जो आपने कहा कि मतलब ये कनाडा और इसके साथ साथ अमेरिका जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, इसके अलावा कोई और कंट्री ऐसी है जहाँ पर जैसे यूके बहुत से लोग जाना चाहते हैं? जी, यूके के लिए तो मेरा पता है स्टूडेंट वीज़ा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सितंबर इनटेक अराउंड द कॉर्नर है, OA लेवल के आजकल एग्जाम हो रहे हैं, मेरे FFSC के भी एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं, उनके लिए तो बेस्ट टाइम है सितंबर इनटेक में आ जाए। अगर आपका यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाता है इसका मतलब है आपका गारंटेड वीज़ा लग जाएगा। इस टाइम यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा स्क्रूटनाइज वीज़ा करते लगवा हैं। के अब क्विकली इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करते हैं, फिर हमने क्लोजिंग की तरफ जाना है कि बहुत से लोग वीज़ा लगवा लेते हैं, स्टूडेंट वीज़े पे चले गए, पढ़ लिया, लेकिन अल्टीमेटली पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उनको वापस आना पड़ गया। सो आप किस तरह से वहाँ सेटल हो सकते हैं, PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको वहाँ से मतलब आप नेशनल हो सकते हैं वहाँ के, स्टूडेंट वीज़ा पर ये क्या चीज़ें आसान होती हैं बाद में करना? जी, 2 साल का PSW तो मिलता है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट उसको कहते हैं। जो भी बंदा यूके में कोई भी क्वालिफिकेशन मुकम्मल कर ले, अपनी 4 साल की ग्रेजुएशन या 2 साल का मास्टर या 1 साल के अंदर मास्टर मुकम्मल कर ले, उसके बाद ये ऑप्शन अवेलेबल है कि वो 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लेके अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं, और जो आपके एक्सपेंस है एटलीस्ट को रिकवर कर सकता है। उसके बाद डिफरेंट रूट्स हैं जो ले जाने के लिए, वो डायरेक्ट रूट कोई नहीं है यूके के अंदर, खासतौर पर PR का या इंडेफिनेट का या पासपोर्ट लेने का, लेकिन देयर आर सम इनडायरेक्ट वेज दैट स्पॉन्सरशिप अगर आपको मिल जाए, कोई स्पॉन्सर कर दे तब आप स्टे कर Tier 2 सकते हैं? स्पॉन्सर आपका बिल्कुल एक ऑप्शन है कि अगर आपको जॉब परमानेंटली वहाँ मिल जाती है 5 साल के लिए, ज़ाहिर है आपको जॉब का वर्क परमिट मिलता है, उसके अगेंस्ट आपको बिल्कुल इंडेफिनेट मिल सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच मुबीन रशीद साहब हमारे साथ आज शो का हिस्सा थे। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।